हेलो फ्रेंड्स, मैं MPYS का अध्यक्ष हूँ। जागरूकता हमारी जिम्मेदारी है और उसी जिम्मेदारी के तहत मैं हाजिर हूँ अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल पर। और आज का जो हमारा पेशकश है, जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, वो बहुत ही अहम है और जिसका नाम है कामकाज और कागज। जी हाँ, कामकाज और कागज की पेशकश में आज हम उस बिंदु पर बात करेंगे जिसने पूरे बिहार में हाहाकार मचा रखा है, जिसने पूरे बिहार को बेकरार कर रखा है। और जो पूरे बिहार को बेकरार कर रखा है वो है सर, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। ये जो सर की बात मैं कर रहा हूं, इसका संबंध मतदाता सूची से है। इसका संबंध मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण से है। तो कब ये चीज बिहार में आई, बिहार में आने के बाद क्यों हाहाकार मचने लगे, क्यों लोगों में अफरा तफरी मच गई और इसका संबंध क्यों नागरिकता से जोड़कर देखा जाने लगा, इसका संबंध क्यों ऐसे कागजात से जोड़कर देखा जाने लगा जो कागजात की कमी व्यापक स्तर पर बिहार में बहुत बड़े तबके के पास देखने को मिलता है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि जो सर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण, इसने किस तरीके से बिहार के लोगों में हाहाकार मचा दिया है। और ऐसा हाहाकार जो जलजला की तरह लोगों को दहला रहा है। और 24 जून 2025 जिस दिन चुनाव आयोग ने ये नोटिफिकेशन जारी किया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, उसी दिन से ये मुद्दा, ये सब्जेक्ट बिहार में घूमने लगा। और इसके इर्द गिर्द बिहार के लोग इतने घूम चुके हैं कि अब बिहार के लोगों को चक्कर आने लगा है। और इस चक्कर ने, इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की समय सीमा और दस्तावेजों की मांग ने, जो चर्चा है और जो शोर है, इस चर्चा उस शोर के बीच में इसकी समय सीमा ने, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की समय सीमा ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। कल 10 जुलाई था और सुप्रीम कोर्ट में SIR को लेकर के सुनवाई हो चुकी है। हम उस पर भी बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो SIR पर सुनवाई हो रही थी याचिकाओं की, जिस याचिकाओं को कई राजनीतिक दल, कई सामाजिक संगठन, कई सामाजिक कार्यकर्ता, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया कि ये इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। हम उस पर भी बात करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि बिहार में जो हाहाकार है, बिहार जो बेकरार है, इसके पीछे का कारण क्या है। सबसे पहला कारण 24 जून 2025 को चुनाव आयोग द्वारा आया नोटिफिकेशन, जिस नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि पूरी तरीके से बिहार के मतदाताओं का गहन पुनरीक्षण होगा, विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब इसके क्या क्या प्रावधान हैं, आप लोगों ने काफी सारी इस पर न्यूज सुन चुके होंगे, काफी चीजों की जानकारी आपके पास होगी, लेकिन विशेष जानकारी ये है कि समय दर समय चुनाव आयोग के पास ये अधिकार होता है कि वो मतदाता सूची का पुनरीक्षण करे। कई बार चुनाव आयोग विशेष पुनरीक्षण मतदाता सूची के कर चुका है, लेकिन जो बिहार में हो रहा है ये पहली बार हो रहा है। और पहली बार इसलिए हो रहा है, इससे पहले जो हुए हैं वो स्पेशल रिवीजन हुए थे, इस बार जो हो रहे हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहे हैं। मतलब एक विशेष पुनरीक्षण नहीं, विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसमें जो चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है उसके कई मकसद हैं और ये होना भी चाहिए। और इस बात से किसी को आपत्ति भी नहीं है कि जो लोग 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक के हो गए हैं उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाना चाहिए। जो लोग, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम मतदाता सूची से कट जाने चाहिए। जो लोग पलायन करके किसी दूसरे देश जा चुके हैं या किसी भारत के अन्य राज्य में जाकर के वहां रह रहे हैं, वहां की मतदाता सूची में उनका नाम है, तो उनका भी नाम इनसे हट जाना चाहिए। लेकिन इतना शोरोगुल क्यों, इतना शोर शराबा क्यों, इतना डर का माहौल क्यों, और क्यों इस चीज को NRC CEA से जोड़कर देखा जाने लगा है। 24 जून का दिन, जिस दिन चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन आए और एकदम से हल्ला मच गया। हल्ला इसलिए मच गया कि चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में जो 8
करोड़ मतदाता हैं, उन 8 करोड़ मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाएगा। उसके प्रावधान में चुनाव आयोग ने कहा कि 11 प्रकार की दस्तावेज आपको जमा करने पड़ेंगे उन लोगों को जिन लोगों का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है। अब ऐसे लोग जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, करीब करीब आधिकारिक आंकड़ा है, सरकार का आंकड़ा है कि वैसे मतदाता करीबन 3 करोड़ हैं बिहार में जिनका 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है, जबकि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 8 करोड़ मतदाताओं पर होने हैं। तो जिन लोगों का नाम 2003 की मतदाता सूची में है उनको सिर्फ फॉर्म भरना है, और जिन लोगों के नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है उन लोगों को फॉर्म भरने के साथ साथ जो 11 कागजात दिखाए गए हैं वो 11 कागजात में से कोई एक कागजात होना जरूरी है। साथ साथ जिनके नाम 2003 में नहीं है उनको अपने जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ अपने माता या माता पिता दोनों के जन्म प्रमाण पत्र या उनके जन्म स्थल का प्रमाण चुनाव आयोग को चाहिए, जो कि तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में इन तमाम चीजों की बड़ी मात्रा में कमी है। बड़ी मात्रा में कमी इसलिए है क्योंकि पूरा भारत जानता है, सरकारी डेटा है कि सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित और सबसे पिछड़ा राज्य भारत का बिहार है। वैसा राज्य जहां लगभग 3-4 महीने बिहार के अधिकतर एरिया बाढ़ ग्रसित हो जाता है। लोगों को अपने जान माल बचाने की जद्दोजहद में लोग कितने कागजात बचा पाते हैं, किन किन लोगों के पास कागजात है, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, चाहे वो विपक्षी पार्टियों का हो, सामाजिक कार्यकर्ता का हो या डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जैसे संगठन का हो, उसका सवाल ये है कि सबसे पहले, इससे पहले कि मैं इस बात पर जाऊं, आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि जो लोग ये बात जानते हैं, मैंने कई नेता को सुना, जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव को मैंने एक इंटरव्यू में कहते सुना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि ये बिहार के लिए ही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चुनाव आयोग ने जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का प्रावधान लेके आया है, दे कॉल्ड इन देयर प्रेस विज्ञप्ति कि इट इज फॉर ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी। बट सवाल ये उठता है कि इसकी शुरुआत बिहार से की जा रही है, और उस बिहार से की जा रही है जहां आने वाले 2-3 महीनों में ही चुनाव होने हैं। आखिर ऐसा क्यों? आखिर इतनी जल्दी 8 करोड़ मतदाताओं का पुनरीक्षण करना क्या संभव है? ये सवाल है। जिन लोगों के नाम नहीं है 2003 की मतदाता सूची में और उनके पास दस्तावेज भी अगर नहीं है, तो क्या 1 महीने की समय सीमा में वो दस्तावेज ढूंढ करके ला पाएंगे? और अगर एक बार वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो क्या ये बात नागरिकता पर आ जाएगी? क्या घुसपैठिए का एक बहुत बड़ा भूत खड़ा किया जाएगा जो इससे पहले के चुनावों में किए जा चुके हैं? क्या घुसपैठिए के भूत को खड़ा करने के लिए ही चुनाव आयोग ने इस प्रकार के प्रावधान लाए हैं, जिस पर विपक्षी दल, भारत में बिहार के जो अल्पसंख्यक हैं, बिहार में जो गरीब, दलित, पिछड़ा, महादलित हैं, क्या इन लोगों को और भी अधिक परेशानी होने वाली है? और क्या इसके चलते उन गरीबों के वोट कट जाएंगे जिसका उनको पूरा अधिकार उनके संविधान ने दिया है? अब आप चुनाव आयोग पे लोगों को शक क्यों हो रहा है? क्यों लोग याचिकाएं लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए? आखिर लोगों के अंदर शंका किस बात की है? इस बात को आप सोचिए। आधार कार्ड के लिए भारत सरकार ने किस किस प्रकार के प्रपंच किए, ये तमाम लोगों के पास है। आधार कार्ड के लिए कितने हाहाकार मचाए गए कि इसको पैन कार्ड से जोड़ो, इसको राशन कार्ड से जोड़ो, इसको बैंक अकाउंट से जोड़ो, इसको उससे जोड़ो, इसको उससे जोड़ो। लेकिन जो 11 दस्तावेजों की मांग चुनाव आयोग कर रहा है, उन 11 दस्तावेजों में आधार को वो नहीं मान रहे हैं। सिर्फ आधार को ही नहीं, वोटर आईडी जो इपिक नंबर है, जो इपिक है, वो खुद चुनाव आयोग देता है लोगों को। चुनाव आयोग वोटर आईडी को भी उन 11 दस्तावेजों में से वैलिड दस्तावेज नहीं मान रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो 80 करोड़ 85 करोड़ भारत में लोगों के पास राशन कार्ड हैं, उन राशन कार्ड को भी
चुनाव आयोग इसमें मान्य नहीं कर रहा है, ना पैन कार्ड, ना ड्राइवरी लाइसेंस, ना मनरेगा कार्ड। इन तमाम चीजों को, जो बेसिक दस्तावेज हैं, जो बेसिक दस्तावेज लोगों के पास उपलब्ध होते हैं, उन तमाम दस्तावेजों को चुनाव आयोग सिरे से खारिज करता हुआ एक 11 दस्तावेजों की लिस्ट जारी कर देता है और लोगों को कहता है, अभी बिहार में लोगों को कह रहा है कि जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में उपलब्ध नहीं है, वो सारे के सारे लोग इन 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज लाएं। और उन दस्तावेजों की आप लिस्ट देखोगे तो उसमें भी एक बड़ी विडंबना है। आप निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं, निवास प्रमाण पत्र को चुनाव आयोग वैलिड मानता है, लेकिन वही निवास प्रमाण पत्र जिसको बनाने के लिए आपको आधार कार्ड देने पड़ते हैं, आधार कार्ड के बिना आप निवास प्रमाण पत्र नहीं बना सकते हैं, उसी आधार कार्ड को चुनाव आयोग उपयुक्त इन दस्तावेजों के लिए या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए उपयुक्त नहीं मान रहा है। तो एक दस्तावेज को लेकर के लोगों में गहन चिंता है कि जो दस्तावेज लोगों के पास, खास करके गरीब के पास, महादलित के पास, मुस्लिमों के पास, जो भी अत्यंत पिछड़ी जाति के हैं, पिछड़ी जाति के हैं, उन लोगों के पास अधिकतर दस्तावेजों में से आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, इन तमाम किसी दस्तावेजों को चुनाव आयोग नहीं मान रही है। इसके उलट, इसके विपरीत अलग से 11 दस्तावेजों के लिस्ट लगा दिए गए हैं, जिनका बहुत सारे लोगों के पास, खास करके समाज के, चाहे वो हिंदू समाज के लोग हों या मुस्लिम समाज के लोग हों, जो अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं, महादलित समुदाय से आते हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं, इन तमाम लोगों के पास इन बेसिक दस्तावेजों के अलावा वो जो 11 दस्तावेज मांगे जा रहे हैं या जो दस्तावेजों की सूची चुनाव आयोग ने दिया है, उनकी भारी कमी है, जिस वजह से लोगों में ये डर पैदा हो गया है कि क्या उसका वोट चला जाएगा। आप तमाम लोग जानते हैं, कई मौलिक अधिकारों में से, भारत के नागरिकों को मिले कई मौलिक अधिकारों में से मतदान का जो अधिकार है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवनदायी अधिकार है जो संविधान ने लोगों को दिया है। और अगर वोट कट जाएं, इसका आप अंदाजा लगाओ, इस भारत में, पूरे भारत में अगर एक तराजू आप ले लें और एक तराजू पर किसी के भी वोट को रखें, नरेंद्र मोदी जी के वोट को रखें, राहुल गांधी के वोट को रखें, भाजपा के वोट को रखें, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू के वोट को रखें, नई न्यायाधीश के वोट को रखें, एसपी, कलेक्टर, डीएम, सीएम, पीएम के वोट को रखें एक पलरे पर, और दूसरे पलरे पर चाहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी का भी वोट को रखें, तो सिर्फ तराजू के पलरे को पूरे भारत में वोट ही है जो बराबर करता है। वरना तमाम चीजें तराजू के एक दूसरे पलरे पर आप रखेंगे तो ऊपर नीचे आपको दिखाई देगा। इसी से समझ में आता है कि यह संवैधानिक अधिकार, जो वोट का अधिकार है, वो भारत के नागरिकों के लिए कितना अहम है। यही ब्रह्मास्त्र है, यही एक ऐसी ताकत है जिससे आप सत्ता को आंख दिखा सकते हो। यही वोटिंग का एक ताकत है। 5 साल में एक बार ही सही, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, मुखिया हो, एक एक गरीब, एक एक मजदूर, एक एक बेबस, एक एक लाचार, एक एक बेसहारा वोटरों के पास जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके भी वोट की महत्व उतनी है जितनी किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी, इन तमाम लोगों के वोटों की महत्व है। तो आखिर क्या चुनाव आयोग इन सब प्रैक्टिस के जरिए क्या किसी प्रकार की मतदाता सूची में गड़बड़ी करने की, बैकडोर से कुछ एंट्री करने की, कुछ कटनी छटनी करने की तैयारियां कर रहा है? तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार के प्रावधान चुनाव आयोग ने लाए हैं, उस पर लोगों का जो शक है वो गहरा रहा है। इसीलिए लोग बेकरार हैं, इसीलिए बिहार में हाहाकार है। और इसी को लेकर के, इन्हीं हाहाकारों को लेकर के याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। कल सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर बहस चल रही थी, तो बहस में कई सारी चीजें आई। निश्चित तौर पर गोदी मीडिया उन चीजों को नहीं बताएगा। आपको पता है कि गोदी मीडिया जो है, भारत का गोदी मीडिया, वो सरकार का मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करने का एक एजेंट बन चुका है। तो निश्चित तौर पर गोदी मीडिया आपको वो बातें नहीं कहेगी, वो समस्याएं नहीं बताएगी, उनसे होने वाले दुष्परिणाम नहीं बताएंगे। लेकिन जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई चली, तो हालांकि ये बात सही है
कि कानूनी प्रक्रिया जो लोग जानते हैं वो लोग जानते हैं कि डायरेक्ट से याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाना और उस याचिकाओं के बिना पर उस चीज को रद्द कर देना, ये लगभग संभव, इतना जल्दी संभव नहीं होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो कल सुनवाई चल रही थी, उस सुनवाई में कुछ चीजें सामने निकल के आई, कुछ सवाल चुनाव आयोग से जो पूछे गए। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, अगर उसके कार्रवाई को देखे होंगे तो वो लोग, बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि जब कभी भी चुनाव आयोग के वकील से सवाल किए गए कि आखिर 1-2 महीने 3 महीने में बिहार में चुनाव है और इतनी जल्दी इस चीज को बिहार में करना, आखिर चुनाव आयोग इससे क्या साबित करना चाहता है? क्या ये चीज करना इतनी जल्दी इतना जरूरी था बिहार में? क्या इसके लिए और भी अधिक समय सीमा नहीं दी जानी चाहिए थी, जिसके चलते किसी का भी वोट ना कटे, लोगों के पास कागज लाने का पर्याप्त समय हो? अभी ऐसा लग रहा है कि लोग कामकाज को छोड़ करके कागज के पीछे पड़ गए हैं। इन तमाम सवालों पर चुनाव आयोग के वकील घिरते हुए दिखे। चुनाव आयोग के जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, उन्होंने कई सारी चीजों को चुनाव आयोग के सामने रखा और उनको कहा कि आप इस पर विचार विमर्श करें। जो सबसे बड़ी बात चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा कल की सुनवाई में कही गई, वो बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड, इन डॉक्यूमेंट्स को, जो चुनाव आयोग ने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना के दी है, उन डॉक्यूमेंट्स में शामिल करने की बात कही है। हालांकि इसकी अभी तक इस पर पूरी तरीके से चुनाव आयोग राजी नहीं हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहे गए हैं कि इन चीजों को, आधार को, राशन कार्ड को, इनको आप अपने दस्तावेजों में इंक्लूड करें। अब जब चुनाव आयोग फंसता दिखा, चुनाव आयोग के वकील सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में फंसते दिखे, तो उन्होंने समय मांग लिया है। 21 जुलाई तक चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है और 28 जुलाई को वापस सुप्रीम कोर्ट इसी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर वापस से सुनवाई करेगी और तब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल के आता है। आप लोग, बहुत सारे लोग इस बात से भी कंफ्यूज हैं। बिहार में 6 जून को बिहार के तमाम बड़े बड़े अखबार, चाहे वो प्रभात खबर हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो जागरण हो, चाहे वो भास्कर हो, इन तमाम अखबारों में चुनाव आयोग की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया, जिस विज्ञापन में तमाम चीजों की जानकारी थी और नीचे लिखा था कि यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध कराएं। जब ये विज्ञापन 6 जून को बिहार के तमाम बड़े बड़े अखबारों के फ्रंट पेज पर छप गए, तो उसी दिन ये मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट में चलने लगे, यूट्यूबरों के द्वारा या जो भी पत्रकार थे उनके द्वारा ये चलने लगे कि अब सिर्फ फॉर्म भरना है, किसी भी प्रकार के दस्तावेज को देने की जरूरी नहीं है। उसी दिन शाम को, 6 जून को शाम को, जब इस विज्ञापन पर, चुनाव आयोग के इस विज्ञापन पर लोग खुशी मनाने लगे कि अब प्रपत्र के साथ, गणना प्रपत्र के साथ कोई दस्तावेज लगाने की जरूरत नहीं है, उसी दिन शाम को चुनाव आयोग एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है और उसमें क्लियर लिख देता है कि वट एवर द थिंग्स हैव बीन टोल्ड इन द press release of 24th June 2024, these are the same. There is nothing changed in that press release or information or the statement which is said by the election commission. मतलब खुद चुनाव आयोग पूरे बिहार के बड़े बड़े अखबारों में ये विज्ञापन डालती है जिसमें लिखा होता है कि अगर आपके पास आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दें। इसी बात को खुद चुनाव आयोग उसी 6 तारीख के शाम में बिल्कुल निराधार बता देता है और ये कह देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इंफॉर्मेशन चुनाव आयोग के जरिए 24 जून को दिया गया था, सेम इंफॉर्मेशन है। अब इसी बात को लेकर के अभी भी बहुत सारी गहमा गहमी चल रही है। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि लगभग 58-60% लोगों ने फॉर्म को भर दिया है। फॉर्म भरने के 2 तरीके हैं, आप ऑनलाइन से भी इस चीज को डाउनलोड करके भर सकते हैं और ऑफलाइन बीएलओ और ईआरओ के थ्रू इन चीजों को प्रोसेस किया जा सकता है। अब कई सारे लोग
जो लोग राजनीति पे गहरी नजर नहीं रखते हैं, जो लोग मोदी मीडिया के एजेंडा प्रोपेगेंडा को नहीं समझते हैं, वो ये लोग मानने को ही तैयार नहीं है कि आखिर चुनाव आयोग ऐसे कैसे कर सकता है। कल सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर भी बहुत गहन चर्चा हुई कि चुनाव आयोग को ये अधिकार ही नहीं है कि वो नागरिकता का प्रूफ लोगों से मांगे। नागरिकता को प्रूफ करने का अधिकार, इन चीजों को आगे सर्विलियंस में लेने का अधिकार, इन पर आपत्ति करने का अधिकार, नागरिकता सिद्ध और असिद्ध करने का अधिकार का जो काम है वो होम मिनिस्ट्री का है, ना कि चुनाव आयोग का। इस बात पर भी चुनाव आयोग कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में काफी घिरता नजर आया, और जब चुनाव आयोग के वकील के पास सवालों के जवाब नहीं थे तो उन्होंने समय मांग लिया। जैसा कि मैंने कहा, 21 जुलाई तक चुनाव आयोग को कल जो सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो सवाल थे उन सवालों के जवाब देने हैं, और उसके साथ साथ 28 जुलाई को वापस से सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुनवाई होनी है। इस दरमियान कुछ चीजें आपको जाननी जरूरी है, जैसा कि 25 जून से 26 जुलाई तक जितने भी फॉर्म्स हैं, जो 8 करोड़ बिहार में मतदाता हैं, उनके फॉर्म, चाहे जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है या नहीं है, जिनका नहीं है उनको दस्तावेजों के साथ 26 जुलाई तक सबमिट कर देना है। फिर मतदाता सूची का जो ड्राफ्ट है चुनाव आयोग 1 अगस्त को प्रकाशित करेगा। 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर 2025 तक जो आपत्ति और दावे की तारीख दी गई है, और फिर अंतिम मतदाता सूची का जो प्रकाशन है वो 30 सितंबर 2025 को होगा। मतलब चुनाव आयोग ने जो समय दिए हैं, मतदाता सूची का ड्राफ्ट 1 अगस्त को प्रकाशित करेगा, उससे पहले ही कल सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को घेर लिया गया और उनसे कहे गए कि जब आप दस्तावेज को, जैसा कि आपने देखा होगा, आपको मालूम भी होगा कि 1 अगस्त को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशित होना है। चुनाव आयोग को कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ड्राफ्ट को प्रकाशित करने से पहले आपकी सुनवाई होगी, यानी कि 28 जुलाई को। 1 अगस्त को ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा और उससे पहले 28 जुलाई को वापस से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है, क्योंकि भारत का सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन जो कानून के जानकार हैं वो जानते हैं कि चुनाव आयोग ने जो कुछ भी लाया है उसमें चुनाव आयोग किस प्रकार की मनमानी कर सकता है। कानून के जानकार इस बात को बड़ी आसानी से जानते हैं। उनका कहना सिर्फ ये है कि जो लोगों के पास दस्तावेज मौजूद हैं उन दस्तावेजों को चुनाव आयोग वैध मान ले, अन्यथा आप सोचो ना, 2003 के बाद से कितने चुनाव हो गए, 2003 के बाद से कितने विधानसभा की चुनाव हुई, कितने लोकसभा की चुनाव हुई, कितने पंचायत स्तरीय चुनाव हुई। इन चुनावों में, इन वोटर लिस्टों में जिनका नाम है उनको भी गहन पुनरीक्षण में ला करके खड़ा कर देना अपने आप में ये बहुत एक अटपटा सवाल खड़ा कर देता है। और इन्हीं सब सवालों के दम पर चुनाव आयोग को जो लोग शंका की नजर से देखते हैं, मनमानी की नजर से देखते हैं, या कई बार आप ये सुनते होंगे कि चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट बन के काम कर रही है, आखिर ये सब सवाल क्यों, आखिर ये सब चीजें क्यों आ रही है? जब SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण जबकि पूरे भारत में होना है, भारत की जो राज्य हैं उन तमाम राज्यों में होना है, उनके साथ साथ जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन राज्यों में भी होना है, तो बिहार में 4 महीने बाद चुनाव है। आखिर इसकी शुरुआत बिहार से ही क्यों? आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार और बिहार का सीमावर्ती एरिया, इन तमाम एरियो में बिहार चुनाव में लोग मुद्दों पर, रोजी रोजगार पर, शिक्षा भ्रष्टाचार पर वोट ना करके वापस से हिंदू मुसलमान पे पूरा बिहार चुनाव 2025 आके टिक जाए, इसीलिए ये SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का भूत खड़ा किया जा रहा है, ताकि घुसपैठिए के भूत को बोतल से बाहर निकालकर बिहार चुनाव के समय पूरे बिहार के लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए और पूरा का पूरा चुनाव जो है वो मुद्दों से हटकर वापस से, जैसा कि मैं कहता आया हूं, धर्म, जाति, नेता, पार्टी पर अटक जाए। असल मकसद इसका ये है। कुछ लोग ये भी आशंकाएं लगा रहे हैं कि जिस हिसाब से
जिस हिसाब से वो जो चुनाव आयोग ने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उसमें नागरिक एनआरसी रजिस्टर की भी बात की गई है। लोग जानकार ये सवाल उठाते हैं कि भारत में एनआरसी सिर्फ असम में लागू हुआ है, बिहार में कभी एनआरसी लागू ही नहीं हुआ, तो फिर उन दस्तावेजों में एनआरसी वाले दस्तावेज का जिक्र क्यों? ये तमाम शोरगुल के बीच मैं तमाम लोगों से ये निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, अपने बीओओ से संपर्क करें। आप जो फॉर्म भरने हैं उस फॉर्म को भर दें, उनको या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन अपलोड कर दें और फिर चुनाव आयोग जो कटघरे में सुप्रीम कोर्ट के खड़ी है 28 जुलाई तक का वेट करें, ताकि आप इस इंतजार में नहीं रहे कि ये चीज रद्द होगी या इस पर रोक लगाई जाएगी। इस बात की बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं है। मैं एक बार फिर से दोहरा देना चाहता हूं कि जो SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, जो चुनाव आयोग द्वारा लाया गया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर रोक लगाने की मेरे अनुभव के हिसाब से बहुत ही कम चांसेस हैं। तो तमाम लोगों से निवेदन है, खास करके बिहार के उन छोटे छोटे गांव देहात खित्तों से के लोगों से निवेदन है कि आप अपने फॉर्म को जरूर भर दें 26 जुलाई से पहले तक। अब कुछ लोग जो बार बार, आपने देखा कि महाराष्ट्र में चुनाव हुए, आपने देखा कि हरियाणा में चुनाव हुए, आपने देखा कि दिल्ली में चुनाव हुए, इन तमाम चुनावों में चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट के रूप में काम करते देखना, चुनाव आयोग से जो सवाल पूछना और उस सवाल के जवाब को समय सीमा के तहत ना देना, लोगों को धीरे धीरे चुनाव आयोग पर विश्वास खत्म करता हुआ दिख रहा है। आखिर इसका कारण क्यों है? आखिर क्यों चुनाव आयोग ऐसा लगता है कि वो एक तरफ जाके खड़ा हो गया है, जो सत्तारूढ़ दल हैं उनकी बातों को मान रहा है? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? इसी का कारण समझना हम तमाम लोगों के लिए जरूरी है। आप लोग याद कीजिए, दिसंबर 2023 में भारत सरकार ने एक नियम बदला और उसी नियम को बदलने के चलते आज या उसके बाद से चुनाव आयोग की मनमानी, धांधली जो सरेआम दिखती है और लोग आरोप लगाते हैं कि इन मनमानी, इन धांधली का सीधा और प्रत्यक्ष जो संबंध है वो भारतीय जनता पार्टी से है। आखिर वो कौन सा नियम था जिस नियम के बदल जाने से पूरा चुनाव आयोग ही बदल गया? आइए आखिरी में इन चीजों पर थोड़े 5 मिनट बात कर लेते हैं, क्योंकि यही से शुरू हुआ था चुनाव आयोग का असल खेल। याद कीजिए, दिसंबर 2023। सबसे पहले तो ये समझिए कि चुनाव कौन कराता है पूरे देश में? चुनाव आयोग को कौन चलाता है? चुनाव आयोग के कमिश्नर। और चुनाव आयोग के कमिश्नरों का हेड कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब 2023 के दिसंबर महीने में भारत सरकार ने जो मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति की प्रक्रिया थी उसको बदल दिया। दिसंबर 2023 से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया ये थी कि उनको नियुक्त करने में एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक अपोजिशन लीडर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री, भारत का जो मुख्य विपक्षी दल का जो नेता प्रतिपक्ष है वो, और CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहले 3 लोग मिलकर के मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति करते थे। दिसंबर 2023 से पहले कौन कौन लोग? एक भारत का प्रधानमंत्री, एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एक नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा का जो नेता प्रतिपक्ष है। मतलब अगर 2023 के दिसंबर से पहले की अगर प्रक्रिया होती तो जो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त चुने जाते हैं उसमें भारत के प्रधानमंत्री जो अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, LOP लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन तीनों को मिल करके ये चुनना था। भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2023 में इसी प्रक्रिया में तब्दीली कर दी। और तब्दीली क्या किया? इन तीनों में से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिए गए। अब मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति से CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके कैबिनेट के एक मंत्री को ला दिया गया। इसीलिए अभी जो ज्ञानेश कुमार जो अभी के हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, आपने कुछ महीने पहले सुना होगा कि जब इनकी नियुक्ति हो रही थी तो राहुल गांधी ने कहा कि मुझे जाने की क्या जरूरत है। और उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उनको पता है कि जब से नियुक्ति की प्रक्रिया बदल
दी गई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया है, एक कैबिनेट के मिनिस्टर को उसमें जोड़ दिया गया है, तो उस नियुक्ति में बैठे थे हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उन्होंने नियुक्त किया था अपने कैबिनेट से होम मिनिस्टर को यानी अमित शाह जी को। तो अब आप सोचिए, जब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी है और उसमें 3 लोग में से 2 लोग जिनको कहेंगे वो चुन लिए जाएंगे, और इन 3 लोग में से एक नरेंद्र मोदी जी, एक अमित शाह जी और एक राहुल गांधी जी। तो राहुल गांधी जाएं या ना जाएं, उस प्रक्रिया में भाग ले या ना ले, क्या उनके मन का या उनके विचार विकल्प पर विचार भी किया जा सकेगा? नहीं। जब 3 में से एक प्रधानमंत्री और एक उनके कैबिनेट का मिनिस्टर, तो लीडर ऑफ अपोजिशन का काम क्या? कुछ भी नहीं। जिस दिन से यानी कि दिसंबर 2023 से यह प्रक्रिया बदल दी गई, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की, उसी दिन से यह पता चल गया कि अब ये सरकार या सरकार के लोग या चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर, निष्पक्षता पर शक होने लगेंगे, और तभी से ये खेल चलता आ रहा है। अब समस्या ये नहीं है कि उन्होंने नियुक्ति की प्रक्रिया चेंज कर दी, समस्या सबसे बड़ी ये है कि कल को, आज एनडीए की सरकार है, कल को अगर इंडिया गठबंधन की या किसी और भी गठबंधन की सरकार बन जाती है, तो कोई भी पार्टी जो रूलिंग पार्टी होगी वो कभी नहीं चाहेगा कि वापस से ये प्रक्रिया बदल करके वापस से इसमें कैबिनेट मिनिस्टर को जो जोड़ा गया है लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में, कभी भी वो कोई भी पार्टी नहीं चाहेंगे कि जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसको हटा करके वापस से सीजीआई को ला दिया जाए। तो अब जब तक ये नियम ना बदल जाते हैं, चाहे इस एनडीए की सरकार में या आने वाले किसी और गठबंधन की सरकार में, जब तक ये नियम नहीं बदल दिए जाते हैं, निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को लोग शक के दायरे में देखेंगे। चुनाव आयोग पर लोग इस बात के लिए शक करेंगे कि उनका जो मेन कमिश्नर है, अब आप सोचो ना, चुनाव आयोग को चलाते हैं चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर, और इलेक्शन कमिश्नर के हेड होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त। और जब मुख्य चुनाव आयुक्त ही किसी पार्टी के लोगों द्वारा, किसी जो पार्टी पावर में है उसके कैबिनेट के द्वारा चुना जाएगा, तो वो विपक्ष की कितनी बात सुनेंगे और जनता की कितनी बात सुनेंगे, ये उसी दिन जाहिर हो गया था। लेकिन अलग अलग मुद्दों पर चूंकि नियम बदले जा चुके हैं, तो निश्चित तौर पर इनका भुगतान हम भारत के लोगों को ही करना है। किसी पार्टी का कोई धर्म नहीं होता है, उनका धर्म सिर्फ सत्ता होता है। तो जो कोई भी आज इंडिया गठबंधन सत्ता में नहीं है, एनडीए गठबंधन सत्ते में है, वो उसका फायदा उठा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल या निशान या जो सबसे बड़ा जो एक संकट कहा जाए वो ये है कि अब कभी भी अगर सीजीआई उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में लौट के नहीं आएंगे, तब ऐसा लगेगा कि चुनाव कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो शायद आप जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन देख रहे हैं या जो वोटर लिस्ट में को लेकर के इतनी जो हल्ला चल रही है, जो पूरे हिंदुस्तान में होना है, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई है, ये उसी दिन मतलब दिसंबर 2023 में ये साबित हो गया था कि अब चुनाव आयोग शायद उतना पारदर्शी ना होगा जितना पारदर्शी होता था। चुनाव आयोग पर उतने विश्वास और भरोसे नहीं किए जा सकते हैं जितना पहले किया जा सकता था, क्योंकि दिसंबर 2023 के बाद से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में से जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटा करके कैबिनेट के एक मिनिस्टर को लाके खड़ा कर दिया गया, उसी दिन जो जानकार हैं वो ये समझ गए कि अब बहुत मुश्किल हो गया है चुनाव आयोग पर भरोसा करना, बहुत मुश्किल हो गया है चुनाव आयोग के लिए अपनी पारदर्शिता के अनुरूप काम करना। लेकिन जब संवैधानिक पहलुओं पर, राजनीतिक पहलुओं पर, सामाजिक पहलू पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि निश्चित तौर पर सामाजिक पहलू में भी अगर इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को सामाजिक पहलू पर देखें तो समाज में सभी जाति, सभी धर्म के लोग हैं, और तमाम लोग जानते हैं कि वो जाति, वो धर्म के लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, खास करके बिहार के, जिनके पास तो नहीं राशन कार्ड तक नहीं है, राशन कार्ड के नंबर एक पॉलिथीन में जमा करके सदियों तक घूमते हैं, उन बिहार के लोगों को जो इस प्रकार की दस्तावेज की मांग की गई है, जिसमें वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, पैन कार्ड, इन तमाम चीजों को जो नहीं माना गया है, असल सवाल यही खड़ा कर रहा है। और अगर किसी भी देश में एक भी मान्य वोटर अगर छट जाते हैं गलत तरीके से, तो निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, निश्चित तौर पर ये उन मौलिक अधिकारों के लिए बहुत खतरनाक है जो हमको, आपको, पूरे भारत के लोगों को हमारे संविधान ने दिया है।
तो निश्चित तौर पर ये जो मामला है ये अभी चल रहा है, इस पे गहमा गहमी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 28 जुलाई को होनी है। उससे पहले मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, खास करके उन लोगों को जिनको 18 साल हो चुका है, वो फॉर्म भर दें और अपना नाम जुड़वा लें। जो लोग 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है वो लोग भी अपना फॉर्म भरें और जो दस्तावेज मांगे गए हैं उन दस्तावेजों में से जो आपके पास उपलब्धता है उसकी उपलब्धता को देखें। 26 जुलाई तक 1 अगस्त 2025 को जो नए मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन होना है उससे 3 दिन पहले 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में वापस से सुनवाई होनी है। फिर 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक जो आप जिसका नाम नहीं है, जिन्होंने दस्तावेज नहीं दिए हैं, उनकी आपत्ति के लिए समय है। और फिर आखिरी अंतिम मतदाता सूची का जो प्रकाशन है वो 30 सितंबर 2025 को होना है। तमाम लोगों से निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं, तमाम लोगों से, खास करके राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, जो भी जिस पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनसे, उनके द्वारा अपॉइंटेड जो बूथ लेवल के ऑफिसर हैं उनसे, जो बीएलओ हैं उनसे, जो ईआरओ हैं उनसे, उन तमाम लोगों से निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि भारत का सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित राज्य बिहार है और आज किसी का अगर वोट कट जाता है तो ये हमारे, आपके लिए, हम तमाम लोगों के लिए और संविधान की आत्मा के लिए भी ये अच्छी खबर नहीं है। तो इस चीज के बारे में मैंने देखा कि कुछ पत्रकार ऐसे हैं, पत्रकार तो नहीं कह सकते हैं, कुछ यूट्यूबर कह सकते हैं और वैसे यूट्यूबर कह सकते हैं जो शायद कुछ ऐसे भी यूट्यूबर हैं, क्योंकि आप जानते हैं बिहार सबसे अशिक्षित है, तो सबसे अनपढ़ यूट्यूबर भी बिहार में ही है। तो उन अनपढ़ यूट्यूबरों को मैं कह देना चाहता हूं कि जिस चीज की जानकारी ना हो उस चीज की जानकारी लें, फिर सवाल जवाब करें, ताकि आपको सुनने वाले, आपको समझने वाले, जिनकी पहुंच आप लोगों तक है, वो लोग भ्रमित ना हो। क्योंकि सूचनाओं का कम्युनिकेशन अगर सही से नहीं होगा तो मिस कम्युनिकेशन और कंफ्यूजन एक साथ आ जाएंगे और इसी वजह से लोगों में हाहाकार है। मैं चुनाव आयोग से भी निवेदन करना चाहता हूं कि पारदर्शिता पे काम करें। आपके ऊपर पूरे देश में चुनाव कराने की जिम्मेदारी है और यही चुनाव से हमारा देश चलता है और अगर यही पारदर्शी नहीं होगा तो निश्चित तौर पर हमारा लोकतंत्र जो है वो खतरे ही नहीं, खतरे से भी आगे पहुंच जाएगा। एक बेहतर उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई तक निश्चित तौर पर बेहतर उम्मीद लगाने की कोशिश है। मैं सरफराज अहमद इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पे जो हमारी आज की खास पेशकश थी, कामकाज और कागज, उसको यही विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मदना पंचायत।